प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं शेष भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी लोगों का उन्नति क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम कक्षा 10 के साइंस सब्जेक्ट के जो टॉप 20 MCQ हैं उसका प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस पूरे सेशन के अंदर आपको जो 20 MCQ हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला जो प्रश्न है वो हमें क्या दिया गया है। पहला प्रश्न बोला गया है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से परे। ऑप्शन डी वक्रता केंद्र के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या क्या है वो। एक तो ये कि जो दर्पण जो दिया गया है वो हमें कौन सा दिया गया है। हमें दर्पण जो बोला गया है वो अवतल दर्पण बोला गया है, ठीक है। अब हमें ये ध्यान देना है कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है। एक तो आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है, ठीक है। सीधा है, आभासी है और वस्तु से बड़ा है, ठीक। देखिए परेशानी लेने वाली कोई बात नहीं है। हम MCQ भले ही सॉल्व कर रहे हैं लेकिन मैं आपको सारी चीजों को बहुत ही डीप तरीके से बताऊंगा जिससे कि मान लीजिए आपका जो रिवीजन है वो साथ के साथ होता चलेगा, ठीक है। तो दर्पण जो अवतल है बना जो इमेज रहा है वो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बना रहा है, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान देना है कि अवतल दर्पण की ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके अंदर जो इमेज है वो आभासी और सीधी बनती है। तो मेरे दोस्तों अवतल दर्पण के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा केस होता है जिसके अंदर जो इमेज है वो आभासी और सीधा बनता है, वो होती है ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में जब कोई वस्तु रखी गई हो। जैसे अवतल दर्पण है ये, ठीक है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जो पोल है वो ये है, ठीक है, ध्रुव। और उसके फोकस के बीच में जब भी कोई वस्तु रखी गई होगी तो वो वस्तु जो है वो आवर्धित बनेगी। एक तो बड़ी बनेगी, ठीक है, वस्तु से बड़ी बनेगी, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है। और जितने भी केसेस होते हैं उन सभी के अंदर जो अवतल दर्पण की जो इमेज बनती है वो या तो वास्तविक बनती है और उल्टी बनती है, ठीक है, वास्तविक और उल्टी बनती है, ठीक है। और सिर्फ इसी केस के अंदर जो इमेज है वो आभासी, सीधी और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि अवतल दर्पण जो है वो हमेशा प्रतिबिंब को वास्तविक और उल्टा बनाता है, लेकिन एक केस ऐसा है जिसके अंदर वो आभासी और सीधा बनाता है। वो केस है जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी गई होगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो क्या है। अगला प्रश्न हमें बोला गया है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से किस लेंस को से पढ़ना उसे पसंद करोगे, ठीक है। और ऑप्शन जो है वो आपको दिए गए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ऑप्शन सी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ऑप्शन डी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ठीक है। तो अगर हम इन ऑप्शनों के ऊपर विचार करें तो सबसे पहले तो हम अवतल लेंस से जो संबंधित ऑप्शन है उसे बिल्कुल हटा देंगे। क्यों? क्योंकि जो अवतल लेंस होता है वो होता है आपका डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग नहीं होता। अब हमारे पास बचे एक तो उत्तल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में दोनों ऑप्शन हमने कट कर दिए। अब हमारे पास बचा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो सही जो जवाब होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। वो क्यों होगा? क्योंकि जितना छोटा उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो उतना ही साफ इमेज को बनाता है, ठीक है, उतनी ही आवर्धित जो इमेज है वो उससे प्राप्त होती है, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल यहाँ सही है। और ये एक उत्तल लेंस के लिए एक ये विशेष जानकारी है कि जब भी इमेज जो है जितना उत्तल लेंस के पास होगी वो उतनी ही ज्यादा क्या बनेगी, साफ बनेगी, ठीक है। अब मान लीजिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अगर उत्तल लेंस है तो आप वस्तु को 50 सेंटीमीटर के दायरे में आपको रखना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस तो 5 सेंटीमीटर आपके लिए आसानी रहेगा उसे रखने के लिए, इसीलिए जो इमेज बनेगी वो साफ बनेगी। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर, कितनी है, -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो हमें ये बोला गया है कि दर्पण और लेंस जो है वो हमें बताने कि वो कौन से होंगे। ऑप्शन ए दोनों अवतल होंगे, ऑप्शन बी दोनों उत्तल होंगे, ऑप्शन सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा, ऑप्शन डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। अब आप देख रहे हो कि जो गोली दर्पण है उसमें पतला गोली जो लेंस है, पतला जो गोली लेंस है उसकी भी फोकस दूरी जो है -15 सेंटीमीटर है, ठीक। और जो दर्पण है, जो दर्पण है उसकी भी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, ठीक। जो दर्पण है उसकी भी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, जो लेंस है उसकी भी जो फोकस दूरी है वो -15 सेंटीमीटर है, ठीक। तो आप उस केस को याद कीजिए जिसमें जो दर्पण और जो लेंस है उसकी फोकस दूरी नेगेटिव कौन से लेंस में होती है, तो वो होती है अवतल में। अवतल दर्पण और अवतल जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव में होती है, इसलिए जो दर्पण होगा और जो लेंस होगा वो दोनों ही क्या होंगे, अवतल होंगे, ठीक है। मैं फिर से आपको बताता हूं कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस, ठीक है, अवतल दर्पण और अवतल लेंस जो होता है उन दोनों की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो दोनों लेंस और जो मिरर होंगे वो दोनों ही कैसे होंगे, अवतल होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो क्या दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर बोला है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है। तो मानव नेत्र जो है, जो हमारी ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई के अंदर जब इमेज कोई बन रही हो तो वो कहाँ बनेगी ये पूछा गया है, ठीक। ऑप्शन ए कॉर्निया पर, ऑप्शन बी परतारिका पर, ऑप्शन सी पुतली पर, ऑप्शन डी दृष्टिपटल पर। तो आप मैंने आपको और सही तरीके से समझाने के लिए मैंने एक इमेज जो है वो आपके सामने रखी है, ठीक। तो जो हमारी ह्यूमन आई जो होती है उसके अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा जो है वो दृष्टिपटल के ऊपर बनती है। दृष्टिपटल डी जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। और दृष्टिपटल जो होता है वो आपका ये होता है, ये जो है वो क्या है, दृष्टिपटल है। जैसे आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि ये जो है वो दृष्टिपटल है, ठीक। तो ये जो होता है वो दृष्टिपटल होता है। और ये भी पूछा जाता है कि दृष्टिपटल के ऊपर जो इमेज बनती है वो किस तरीके से बनती है। तो दृष्टिपटल के ऊपर जो इमेज होती है वो हमेशा उल्टी बनती है, ठीक। और जो हमारा दिमाग होता है वो उसे सीधा करता है, ठीक है, जो माइंड होता है वो उसे सीधा करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते रहेंगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन जो है वो मिलता रहेगा, ठीक। हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। अगला प्रश्न बोला गया दो चालक तार। देखिए हर एक जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सोच के इन सारे क्वेश्चनों को लिया गया है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिले और प्राप्त हो। बोला गया दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, पदार्थ की लंबाई और जो व्यास है बिल्कुल समान है। किसी विद्युत परपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर 500 क्रम में, मतलब पहले तो हमने उसे सीरीज में जोड़ दिया है, ठीक है, पहले तो हमने उसे सीरीज में जोड़ दिया और फिर हमने उसे पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है, दोनों को बारी बारी से हमने इस तरह से जोड़ा। मैं संयोजित किया था श्रेणी क्रम और 500 क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा ये पूछा गया है, ठीक है। हीट के बारे में पूछा है कि जो हीट जो होगी वो क्या होगा। तो थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो हीट का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था। तो हीट का जो फॉर्मूला H बराबर I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है, ये होता था फॉर्मूला हीट का। अब क्या क्या है, ये हीट बराबर ये जो है आपकी विद्युत धारा है, उसके बाद ये जो है वो आपका प्रतिरोध है और ये जो है वो आपका समय है, ठीक। अब बोला गया है कि इसका जो पदार्थ है लंबाई और व्यास जो समान है, पहले श्रेणी क्रम में और फिर 500 क्रम में संयोजित किया जा रहा है। तो दोनों की ऊष्मा का अनुपात, मतलब जो आई है और जो टी है वो कांस्टेंट है, लेकिन जब उसे श्रेणी और 500 क्रम में संयोजित किया जाएगा तो जो आर होगा, प्रतिरोध जो होगा वो बारी बारी से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो पहले केस के अंदर देख लेते हैं फर्स्ट केस जब हम उसे किस में जोड़ रहे हैं, सीरीज के अंदर जोड़ रहे हैं, ठीक है, सीरीज के अंदर जोड़ देते हैं। तो सीरीज के अंदर जब जोड़ेंगे बारी बारी से दोनों प्रतिरोधों को, तो मान लीजिए कि अगर एक प्रतिरोध जो है वो एक्स है तो एक्स ओम है, तो दूसरा प्रतिरोध भी एक्स ओम होगा, क्योंकि जो लंबाई है, पदार्थ है और व्यास है वो समान है, ठीक है। तो R1 जो है वो बराबर है एक्स ओम के, तो R2 बराबर भी जो होगा वो क्या होगा, एक्स ओम ही होगा, ठीक है। तो टोटल जो R निकलेगा वो क्या निकलेगा, x प्लस एक्स इक्वल 2x ओम,
ठीक है। अब इसे हीट के फॉर्मूले में लगा देंगे तो H बराबर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर की जगह पे 2x हम पुट कर देंगे 2x इंटू टी, ठीक है। तो ये जो आएगा वो आपका क्या आएगा, H बराबर 2x आई स्क्वायर टी, ठीक है। अब हम दूसरे केस के अंदर देख लेते हैं। दूसरे केस के अंदर सेकंड केस सेकंड केस के अंदर हम देखें जब इसे हम पैरेलल के अंदर लगा रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तो R1 बराबर x ओम है, R2 बराबर x ओम है, ठीक है। जो टोटल R निकलेगा कौन से केस में, पैरेलल केस में, वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, हाँ वो जो होगा वो क्या होगा 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 का मतलब x प्लस 1 अपॉन R, ठीक है, 1 अपॉन x। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन x इक्वल, तो ये जो है वो x इसमें से जो लासा x आया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये होगा 2 अपॉन x। तो r बराबर हो जाएगा x बाई 2, कहने का मतलब ये है, ठीक है। r बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x बाई 2। अब हमने ये पहला केस निकाल दिया, ठीक है। पहला केस है h बराबर 2x आई स्क्वायर टी, h1 कर देते हैं इसे। अब यहाँ हम h2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू, अब r की वैल्यू क्या है x बट्टे 2 गुणा t, ठीक। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा h2 बराबर आई स्क्वायर x t अपॉन 2, ओके। अब हम क्या निकाल देते हैं, हम निकाल देते हैं कि जो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में जो संयोजन हुआ उससे उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात निकाल देते हैं, ठीक है। तो अनुपात निकालने के लिए क्या हो जाएगा h1 अपॉन h2, h1 अपॉन h2। तो h1 की वैल्यू कितनी है, h1 की वैल्यू है 2x आई स्क्वायर टी अपॉन, ओके, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर एक्स टी अपॉन 2, ओके, ये हो जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4x आई स्क्वायर टी अपॉन आई स्क्वायर एक्स टी, ठीक है, टी से टी कैंसिल, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर एक्स से एक्स, तो ये जो आएगा वो आएगा 4/1 और यहाँ जो रिलेशन बनेगा वो 4:1 का बनेगा। इसलिए जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने एक क्वेश्चन जो है वो अगर बेहतरीन समझ लिया तो इस तरीके के हर एक जो क्वेश्चन होंगे वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो हमें क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि लघु परपथ के समय परपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। जो हमारा लघु परपथ होता है, लघु परपथ के समय जो परपथ होता है उसमें विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली जो युक्ति है, मतलब ऐसी युक्ति जिससे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है वो कौन सी है। ऑप्शन ए जनरेटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर और ऑप्शन डी मोटर, ठीक है। तो यहाँ आप जैसे समझ रहे हैं जनरेटर का मतलब होता है जनरेटर, ठीक है, जनरेटर आप समझते हैं जनरेटर क्या होता है, जनरेटर से ही हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर बोला विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा, जनरेटर, जनित्र जो होगा वो सही जवाब है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर वो मीटर होता है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी को बताता है कौन सी किस परपथ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बह रही है या फिर नहीं है, मतलब उसकी अवेलेबिलिटी है या फिर नहीं है। एमीटर की अगर बात करें तो वो मेजरमेंट के लिए यूज होता है, जो एम्पियर होते हैं विद्युत धारा में उसको हम मेजरमेंट करने के लिए एमीटर का यूज करते हैं। और मोटर आपको पता है कि मोटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और इलेक्ट्रिक करंट को या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो चेंज करती है जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसके अंदर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो क्या है। अगला प्रश्न बोला गया है कि एंटी मनी है, एंटी मनी जो है वो बोला गया है कि एंटी मनी जो है वो क्या है। तो एंटी मनी ऑप्शन ए धातु है, ऑप्शन बी अधातु है, ऑप्शन सी उपधातु है और ऑप्शन डी जो है वो मिश्र धातु है, ठीक है। तो एंटीमनी की अगर बात करें तो एंटीमनी जो है वो एक उपधातु है, उपधातु, और उपधातु होने के साथ साथ इसका जो संकेत है, संकेत जो है वो है Sb, ठीक है, क्या है Sb, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 51, ठीक है, क्या है 51, ठीक है, ये इसका परमाणु क्रमांक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो हमें क्या दिया गया है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो बोला लेड नाइट्रेट का
जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो आप सभी जानते हैं लेड नाइट्रेट, लेड को हम पीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है PbNO3, ऑप्शन बी PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस और PbO, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का आपको सूत्र जो है वो याद रखना है। लेड नाइट्रेट का जो सबसे सही सूत्र है वो है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा लेड नाइट्रेट के लिए, ठीक है। तो ये सूत्र है लेड नाइट्रेट का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपने अभी तक इस जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब ना किया हो तो आप उसे कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की जो वीडियो है वो आपको हमेशा मिलती रहे। अब आगे बोला गया निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हमें इसमें मतलब बताना है। ऑप्शन ए C2H6, ऑप्शन बी C2H4, ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी CnH2n। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसका सूत्र होता है वो क्या होता है CnH2n+2, ठीक है। और असंतृप्त जो होते हैं उनका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है CnH2n या फिर CnH2n-2, ठीक है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए है सूत्र, और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए है, ठीक। और हम ये भी जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर केवल एकल बंध जो है वो पाया जाता है। और हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो हमें ये याद करना है, ये बताना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा नहीं है, सॉरी है, ये बताना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन से, हम इसमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन छांट देते हैं कि कौन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो CnH2n की अगर बात करें तो C2H6 ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। क्यों? क्योंकि n की जो वैल्यू है 2 है और 2n+2 की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी। तो ये एक आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। उसके बाद C2H4, तो ये आपका जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि ये 2 है, 2 दूनी 4 और इस वाले सूत्र को ये फॉलो कर रहा है, इसलिए ये जो है वो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो संतृप्त और असंतृप्त का मैंने आपको पूरा जो परिभाषा है वो भी बता दी और जो सूत्र है वो भी बता दिया। आप इसे ध्यान रखें जिससे कि आगे जब भी आपको इस तरह के प्रश्न जो है वो देखने के लिए मिले तो आप उसे हल कर सकें। बढ़ते हैं आगे। बोला गया प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह हैं। ऑप्शन ए CHO, ऑप्शन बी C++O, ऑप्शन सी OH, ऑप्शन डी COOH, ठीक है। प्रोपेनॉल की बात हुई है तो आप जैसा समझ रहे हैं कि जिसके पीछे ऑल लगा हुआ है, ऑल, और ऑल जो है वो उन क्रियात्मक समूह के लिए यूज किया जाता है जो क्या होते हैं, जो होते हैं एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। और एल्कोहल के लिए प्रतीक है वो क्या है, OH, सिंगल बॉन्ड OH, ये इसका प्रतीक है। और सही आंसर जो है वो क्या होगा, सी। सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, ये हमें पूछा गया। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी मेथेनोइक अम्ल और ऑप्शन डी प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल की अगर हम बात करें तो एसिटिक अम्ल कौन सा अम्ल होता है, तो सही जो जवाब होगा वो होगा आपका एथेनोइक अम्ल, ठीक है। एसिटिक जो अम्ल होता है वो आपका एथेनोइक अम्ल होता है। कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा जो ओइक, मेथेनोइक, ठीक है, जो हमारा COOH जो ग्रुप है वो जब जुड़ जाता है तो हम ओइक जो प्रत्यय वो लगा देते हैं, ठीक है, सॉरी अनुलग्न लगा देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा HCOOH, ये जो होगा वो मेथेनोइक होगा, और CH3COOH ये जो होगा वो एथेनोइक होगा, और इसी को हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा CH3COOH। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया निम्न में से कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में हमें इसमें बताना है। ऑप्शन ए PCl5 सिंगल सॉरी तीन का निशान PCl3Cl2। अब इसमें से हमें ये बताना है कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए आप बिल्कुल मतलब एक अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो वो ये है कि जो हमारी संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। संयोजन अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया,
और जो हमारी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो है वो S+O2 SO2, तो ये जो है एक संयोजन अभिक्रिया है, मतलब ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम बात करें ये यहाँ 2H2+O2, ये भी हमारा एक संयोजन अभिक्रिया है, इसलिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। C+O2 CO2, ये भी जो है वो हमारी एक संयोजन अभिक्रिया है, इसलिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। और ये जो है वो वियोजन अभिक्रिया, जहाँ PCl5 जो है वो 2 ट्राई PCl3+Cl2 में, तो ये ऊष्मा का शोषण करेगी, इसलिए ये जो है वो एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, और ये जो है वो एक वियोजन अभिक्रिया है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि वृक्कों का कार्य होता है। वृक्क किसे कहते हैं, सबसे पहले ये हमें ध्यान देना होगा। वृक्क जो है वो हमारी किडनी कहलाती है। ठीक, अब बोला गया कि किडनी का जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो किडनी का कार्य ए श्वसन, बी प्रजनन, सी उत्सर्जन, डी जो है वो पाचन। तो अगर ऐसा है कि आप इनके जो जवाब है वो दे पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उन सभी क्वेश्चनों के आंसर जो हम लिखते रहिए, जिससे कि आपको लिए याद रखने में थोड़ी आसानी रहे। ठीक है, साथ ही अगर आपने हमारी वीडियो शेयर नहीं की है तो अभी तक उसे शेयर कीजिए, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर और भी जो आपके फ्रेंड्स हों उनके पास आप शेयर कर सकते हैं। तो बोला गया वृक्कों का कार्य क्या होता है, तो वृक्क किसे कहते हैं, किडनी को। तो किडनी का जो कार्य होता है, ऑप्शन ए श्वसन, और श्वसन तो होता नहीं है। ऑप्शन बी प्रजनन भी नहीं होता। ऑप्शन सी उत्सर्जन भी उत्सर्जन जो होता है वो हमारी किडनी का कार्य होता है। ठीक, और पाचन मतलब भोजन को पचाना, वो हमारी किसका, आंतों का कार्य होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सभी चीजों को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। ऑप्शन ए पुदीना में, ऑप्शन बी आलू में, ऑप्शन सी ब्रायोफिल्म में, ऑप्शन डी इन सभी में। तो जैसा कि आप फोटो के अंदर देख रहे हैं, ये ब्रायोफिल का पौधा है। ठीक है, ब्रायोफिल का पौधा है, और इस पौधे की एक खासियत होती है, जैसे ही ये मिट्टी के संपर्क में आता है तो इसकी जो कट है, ये जो कट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो छोटे छोटे कट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पत्तियां जो है वो खिल जाती हैं। ठीक है, तो इसी को पूछा गया कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो इस पौधे के अंदर एक खासियत होती है कि इसकी पत्तियों पर ही कलियां विकसित हो जाती हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा, ब्रायोफिल्म में। ठीक है, ब्रायोफिल आप याद रखिए, ब्रायोफिल्म में जो पत्तियां होती हैं वो हमारी कलियों पर विकसित हो जाती हैं। ठीक, देखते हैं आगे। और बोला गया है आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है। ऑप्शन ए H.J. मुलर, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन डी J.D. वाटसन। ठीक है, तो जो सही है वो जवाब इसका होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही आनुवांशिकता की जो खोज है वो हमारे लिए की थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और बोला गया है कि दो डीएनए तंतु आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, दो डीएनए तंतु आपस में किससे जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए पेप्टाइड बंध द्वारा, ऑप्शन बी सहसंयोजी बंध द्वारा, ऑप्शन सी ग्लाइकोसिड बंध द्वारा, ऑप्शन डी हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो जो दो डीएनए होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जो है वो जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी हाइड्रोजन बंध द्वारा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। बोला गया मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन जिसे हम कहते हैं बडिंग, क्या कहते हैं, बडिंग। ठीक है, बडिंग। अब बोला गया कि बडिंग जो होता है वो किस में मुकुलन का जो प्रजनन होता है वो किसके अंदर होता है, हाइड्रा में, ऑप्शन बी केचुआ में, ऑप्शन सी तिलचट्टा में, ऑप्शन डी कबूतर में। तो आप सभी जानते हैं केचुआ हुआ, तिलचट्टा हुआ या फिर कबूतर हुआ, इसमें जो प्रजनन होता है वो कैसा होता, सॉरी केचुए में एक लैंगिक प्रजनन होता है, लेकिन तिलचट्टा और कबूतर में जो द्विलिंगी प्रजनन जो है वो होता है। लेकिन हाइड्रा की अगर बात करें तो हाइड्रा में बडिंग जो सिस्टम होता है वो होता है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है कि हाइड्रा है, हाइड्रा का ये यहाँ से एक मुकुल जो है वो निकलना स्टार्ट हुआ, वही मुकुल जो है विकसित होकर फिर टूट जाता है और नए हाइड्रा का विकास करता है। ठीक है, जन्म करता है। तो ये जो सही आंसर होगा वो उसका होगा हाइड्रा में। ठीक है, मुकुलन जो होता है वो हाइड्रा में होता है, मुकुलन को हम बडिंग कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है कि मेंडल का जो प्रायोगिक पौधा था वो क्या था। मेंडल ने प्रयोग किया था वो किसके ऊपर किया था। ऑप्शन ए मीठी मटर के ऊपर, ऑप्शन बी उद्यान मटर के ऊपर, ऑप्शन सी सरसों के ऊपर, ऑप्शन डी गुड़हल के ऊपर। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए मीठी मटर के ऊपर। जो मेंडल ने प्रयोग किया था, अपने जो प्रायोगिक पौधा जो लिया था वो था मीठी मटर। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज 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 इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से नई नई जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आ सकें। तो यहाँ हमें बोला गया कि निम्न में से कौन सा एक मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए अंडाशय,
ऑप्शन बी गर्भाश है, ऑप्शन सी शुक्र वाहिका, ऑप्शन डी दिव्य वाहिका। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जब आप मादा जनन तंत्र को आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको भाग नहीं है ये पूछा गया, तो मादा जनन तंत्र को जब आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको शुक्र वाहिका नाम का कोई भी जो भाग है, पार्ट है, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये जो सीरीज है वो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। हम अगली क्लास में आपके लिए नए 20 MCQ क्वेश्चन अवश्य लेकर आएंगे। आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए जिससे कि हम आपके लिए इसी तरह से नई नई जो चीज़ें हैं वो लेकर आते रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपने ये वीडियो लाइक कर दी होगी, आप इस वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। थैंक यू।